तो हाय गाइस, फिर स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव मेरा है कि जिन लोगों को फ्यूचर्स ऑप्शंस ये क्या होते हैं इनके बारे में नहीं पता, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक, पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना नहीं भूलना। वीडियो में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स करके आप जरूर पूछ सकते हो, और मेरे से और किस तरह की वीडियोस चाहते हो इसके लिए भी नीचे कमेंट करो। तो चलो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्यूचर्स ऑप्शन समझने से पहले आपको डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ये समझना जरूरी है। तो डेरिवेटिव्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से डिफाइन होती है। आसान शब्दों में, जैसे अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो एक मनी नोट है, सपोज एक करेंसी नोट है। एक करेंसी नोट को अगर मैं एक पेपर पे, साधारण पेपर पे आपको लिख के दे दूं कि ये सपोज कुछ 100 रुपीज़ है, इस पेपर पे मैं 100 रुपीज़ लिख के दे दूं आपको, तो क्या ये पेपर आपका 100 रुपीज़ की वैल्यू के वर्थ है? नहीं है बिल्कुल भी। बट जब यही एक करेंसी नोट की फॉर्म में आपको मिलेगा, एक मैं आपको करेंसी नोट देता हूँ 100 रुपीज़ का, तो उस नोट की हमेशा वैल्यू है। अब कागज़ की वैल्यू कुछ नहीं है, उस जो करेंसी नोट है उसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि आरबीआई ने उसे ऑथेंटिकेट किया हुआ है कि आरबीआई क्या है, ये नोट 100 रुपीज़ की वैल्यू रखता है। तो इसी को डेरिवेटिव कहा जाता है। वो नोट इस केस में एक डेरिवेटिव है जिसके साथ, जिसमें आरबीआई ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपने नोट के नीचे देखा होगा कि लिखा होता है नोट के नीचे कि पे टू द बेयरर ₹100, ऐसे करके 100 का नोट हो या जिसका भी नोट हो नीचे लिखा होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि आरबीआई ने ऑथेंटिकेट किया हुआ है उस पेपर को कि वो पेपर 100 रुपीज़ की वर्थ रखता है। तो इसी को डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे वो नोट जिसकी वैल्यू किसी चीज़ से डिफाइंड हो, जैसे आरबीआई ने उसकी वैल्यू डिफाइन की है तो वो नोट एक डेरिवेटिव है। ये डेरिवेटिव्स में अब तीन चीज़ें मेन आती हैं। एक आते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, एक आते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, एक आते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपने ज़्यादातर ऑप्शंस और फ्यूचर्स ही सुना होगा, फॉरवर्ड नहीं सुना होगा। बट ऑप्शंस फ्यूचर्स को समझने के लिए आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। आपने सुना होगा जैसे कुछ किसान, एक किसान ने सपोज खेती करनी है चावल की, चावल उगाने हैं, जिसे वो चावल को अब क्या कहते हैं मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आया। चावल की सपोज किसी किसान ने खेती करनी, चोना जिसे हम पंजाबी में कह देते हैं। तो चावल की किसी किसान ने खेती करनी है, तो उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ साइन कर दिया कि ये जब चावल की फसल हो जाएगी तो ये 10 रुपये प्रति किलो या 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आप में से खरीद लोगे। अब वो चावल जैसा भी आएगा उस टाइम मार्केट में उसकी वैल्यू 10,000 भी हो तो वो 1000 रुपीज़ का ही बिकेगा। मतलब एक उसने एक अपने ठेकेदार से, या पंजाबी में हम उसे जो आड़तीए कहते हैं कि आड़तीए से एक कॉन्ट्रैक्ट कर देता है किसान कि जब ये चावल की फसल उग जाएगी तो मैं तुझे ये फसल इस प्राइस पे दे दूंगा। इसका एक जो एग्रीमेंट साइन होता है वो काइंड ऑफ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि किसान की वो फसल उस टाइम 10 रुपये की हो तो भी वो 1000 रुपये में बिकेगी, वो 10,000 रुपये प्रति किलो रेट हो तो भी 1000 में बिकेगी, 900 रुपये हो तो भी 1000 में बिकेगी। इसको एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब हम आते हैं फ्यूचर्स पे। फ्यूचर्स क्या होते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में जब एक थर्ड पार्टी ऐड हो जाती है तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं। अब आप देखो, जो एक किसान और एक आड़तिया, जो मतलब एक पर्सन, आड़तिया उस पर्सन को कहते हैं जो किसान से उसकी फसल लेके आगे मार्केट में बेचता है। किसान और आड़तिए के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो तो दो लोगों का एग्रीमेंट है, उसमें कोई बाइंडिंग अथॉरिटी तो है नहीं। कल को किसान भी मुकर सकता है, आड़तिया भी मुकर सकता है। तो ऐसे ही जो इस कॉन्ट्रैक्ट को बाइंड करने के लिए एक थर्ड पार्टी बीच में डाली जाती है, जैसे सपोज कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट बीच में हो जाए या कोई अथॉरिटी गवर्नमेंट ने ऐसी बनाई हो जो इन्वॉल्व हो जाए बीच में, तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब इसी चीज को आपको स्टॉक मार्केट की एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज एक रिलायंस का शेयर है जो 2400 रुपीज़ पे इस टाइम ट्रेड कर रहा है। आपने उसका फ्यूचर खरीदा कि आज सपोज मार्च है, मैं उसका अप्रैल एंड का फ्यूचर खरीदता हूँ जो 30 अप्रैल को एक्सपायरी है उस फ्यूचर की। वो मैं फ्यूचर आज खरीदता हूँ, मुझे 2450 रुपीज़ पे मिलता है, थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है वो। तो वो फ्यूचर मुझे क्या एक मतलब एक वो फ्यूचर मुझे पावर देता है कि जब
वो शेयर रिलायंस का 30th ऑफ अप्रैल को 2600 का होगा, तो वो मुझे 2600 का मिल जाएगा शेयर, और जो 150 रुपीज़ का होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो मैंने 2450 में ख़रीदा, वो 2600 का मुझे मिलेगा, मैं उसे ओपन मार्केट में बेच दूंगा, तो 150 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट हो गया। अब इसमें जो आपको मैंने बताया था फॉरवर्ड और फ्यूचर में फ़र्क होता है कि यही डिफरेंस होता है। अब इसमें जो है वो सेबी एक थर्ड पार्टी की तरह एक्ट करती है, जो बाइंड कराती है कि ये एग्रीमेंट जो हुआ है ये एक्सरसाइज होगा ही होगा। यहाँ तक आपको फ्यूचर्स का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। कोई डाउट होगा यहाँ पे तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अब फ्यूचर लोग क्यों खरीदते हैं शेयर की बजाय, उसकी मेन वजह ये है कि सपोज मुझे रिलायंस के 2400 रुपीज़ के हिसाब से 100 शेयर्स खरीदने हैं, तो मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे? मुझे 2400 के 100 शेयर्स खरीदने हैं, तो मुझे 2,40,000 रुपया चाहिए होगा। जबकि इसी का मैं एक फ्यूचर खरीदना चाहता हूँ 100 शेयर्स का, सपोज लॉट साइज 100 है फॉर एग्जांपल, तो वो चीज़ मुझे 24,000 या 50,000 या 75,000 रुपये का एक मार्जिन यूज़ करके मिल जाएगी। अभी आप नए हो इन केस तो आपको मार्जिन नहीं पता होगा क्या होता है, बट एक मतलब थोड़ा सा अमाउंट देके 50% या 40% अमाउंट जो भी मार्जिन रिक्वायरमेंट चलती होगी फ्यूचर की, मुझे पता नहीं, सिंस मैं फ्यूचर में ट्रेड नहीं करता, उतना देके मिल जाएगा। यहाँ तक तो हमारा फ्यूचर का कंसेप्ट ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन जैसा कि आपको नाम से समझ आया, ऑप्शन मतलब एक ऑप्शन देना किसी पर्सन को। तो मैंने ऑप्शन आपको जो समझाने के लिए एक कार का एग्जांपल लेके चलता हूँ। सपोज आपका एक फ्रेंड है, आप एक कार लेनी चाहते हो। सपोज मैं आज ब्रेजा लेनी चाहता हूँ, जो कि अपना वो मारुति की आती है। आज है 25 ऑफ मार्च, मुझे कार चाहिए वाइट कलर में। मैं एजेंसी जाता हूँ, मुझे मेरे फ्रेंड ने कह दिया अगले मंथ प्राइजेस बढ़ जाएंगी, कार की जीएसटी बढ़ रहा है, तो आप इसी मंथ ले लो। मैं एजेंसी जाता हूँ, एजेंसी वाले मुझे कहते हैं हमारे पास वाइट कलर तो है नहीं अवेलेबल, हमारे पास रेड कलर है, हम आपको वाइट कलर नेक्स्ट मंथ दे पाएंगे। तो मैं उस एजेंसी को क्या कहता हूँ, आप 20-25 हज़ार रुपया बुकिंग अमाउंट लेके मेरे से उसकी मुझे प्राइस रिजर्व कर दो कि मुझे आज की प्राइस पे मिलेगी। कल को जीएसटी 28% या 48% की बजाय 58% भी हो जाता है, तो मुझे 48% आज की डेट के ही प्राइस चार्ज होगी। और सेकंड चीज़ ये भी है, इन केस उसकी प्राइस कल को घटती भी है तो भी कैसा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया। आपने एजेंसी को 20,000 रुपीज़ दिया और कह दिया नेक्स्ट मंथ आपको आज की जो प्राइस है, सपोज 10,20,000 आज की प्राइस है, आपको 10,20 पे ही मिलेगी। आपको एक्सपेक्टेड था नेक्स्ट मंथ 10,80,000 हो जाएगी प्राइस। जब नेक्स्ट मंथ आता है तो जीएसटी बढ़ने की बजाय जीएसटी घट जाता है। 48% की जगह गवर्नमेंट ने कह दिया हम तो इसे 38% कर देंगे। उस टाइम क्या होगा, आप क्या कहोगे कि मुझे तो अब घटे हुए रेट पे गाड़ी चाहिए। 10,20,000 की गाड़ी थी, मुझे एक्सपेक्टेड था वो 10,80 की हो जाएगी, बट वो गाड़ी ही 9,50 की हो गई, 9,50,000 की होगी, तो मैं वो गाड़ी क्यों लूँ। आप कहोगे जो मैंने 20,000 रुपया दिया हुआ बुकिंग अमाउंट वो मैं ख़त्म समझ लूँगा, आप नहीं दोगे तो मैं दूसरे शोरूम से जाके गाड़ी ले लूँगा। इसी को ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। अब स्टॉक मार्केट की एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज रिलायंस का एक शेयर है जो 2400 रुपये का है, मैं एक ऑप्शन लेना चाहता हूँ कि मैं उस शेयर को आज से 10 दिन बाद 2400 रुपये की प्राइस पे खरीद पाऊँ। ठीक है, उसके लिए मुझे छोटा सा एक प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता है, 24 रुपये 25 रुपये। वो 24 रुपये 25 रुपये देके मुझे एक ऑप्शन मिल जाता है कि सपोज वो 2400 रुपये का जो शेयर है, इन केस वो आज से 10 दिन बाद 2500 रुपीज़ का हो जाता है, तो मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ बाइंड हुआ कि मुझे तो वो 2400 रुपये ही मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैंने सपोज 2400 रुपये दिए हुए थे, 2400 का शेयर मुझे मिल गया, मैंने उसे ओपन मार्केट में 2500 का बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट हो गया 2500 माइनस 2400 का शेयर माइनस जो 2400 रुपये मैंने उसके लिए दिए थे। तो एक छोटी सी अमाउंट देके हम एक शेयर को बुक कर देते हैं। इसमें सेकंड केस ये भी होता है कि सपोज वो 2400 रुपीज़ का शेयर था, हमें एक्सपेक्टेड था वो 2500 का हो जाएगा, बट वो शेयर ही 2300 का आ जाता है। तो हम इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि जो हमारी एग्रीमेंट की डेट होगी ऑप्शन की, हम उस डेट को वो शेयर 2300 का खरीदेंगे और मार्केट में हम उस शेयर को 2400 का खरीदेंगे, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट 2400 पे साइन है, हमें 2400 का मिलेगा और हम मार्केट में उसे 2300 का बेचेंगे। हम 100 रुपये का लॉस तो करेंगे नहीं। ऑप्शन इसी को कहा जाता है कि हमारे पास ऑप्शन होता है, इनकेस उसकी प्राइस घट गई हम उसे खरीदेंगे ही नहीं शेयर को।
ऐसे ही सेलिंग के ऑप्शंस भी होते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। आपने सुना होगा कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये क्या होता है, इसका कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर पढ़ाऊंगा। और फ्री स्टॉक मार्केट का जो मैं कोर्स लेके आया हूँ जिसमें कंप्लीट शुरू से लेके एंड तक स्टॉक मार्केट पढ़ाऊंगा, वो कोर्स 1000 सब्सक्राइबर्स पे आएगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।